गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक्चुअली 5 जनवरी है, लेकिन 5 फरवरी है, लेकिन जनवरी में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से शूट नहीं हो पा रहा था, अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो हम उसको रीशूट कर रहे हैं एंड री अपलोड करेंगे। सो दीज आर द 5 आर्टिकल्स 31 जैन के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला जो आर्टिकल है, इट इज़ रिगार्डिंग जुडिशियल एक्सपेंशन ऑफ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के अंदर उन्होंने एक्सपांड कर दिया है। नाउ द आर्टिकल 21 is right to life also includes the menstrual health of women। सेकेंड आर्टिकल जो है वो सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग या मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है आरबीआई, उसका बेस ईयर चेंज कर दिया है। अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में बेस ईयर का बहुत क्रिटिकल रोल होता है, तो वो चेंज हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे। थर्ड आर्टिकल जो है वो स्टेबल कॉइन्स के बारे में है। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, उनका मतलब डिजिटल करेंसी क्या होती है, उनको रेगुलेट करना क्यों नेसेसरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ आर्टिकल जो है वो इंडो पैसिफिक में इंडिया आसियान मेरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में है। आईआर से होगा वो, और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इसको देखेंगे। और जो लास्ट आर्टिकल है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, मतलब थोड़ा सा जानकारी होने के लिए, वेनेजुएला में ट्रम्प चाचा ने जो चीज की थी उनको उठा लिया था, प्रेसिडेंट को वेनेजुएला के। उसके बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, आफ्टर ऑल ऑफ इट वेनेजुएला ने अपना ऑयल सेक्टर फिर से ओपन कर दिया है। तो इन 5 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशंस ऑफ दीज आर्टिकल्स, few announcements. First is regarding APSC फाउंडेशन बैच। यूपीएससी एपीएससी यूपीएससी दोनों में ये यूज होगा फाउंडेशन बैच। ये उन बच्चों के लिए जिनको एकदम जीरो से स्टार्ट करना है और फाइनल लिस्ट तक का जर्नी लेना है। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में जो स्पेशलाइज्ड हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी, जहाँ जहाँ आपको पढ़ाने का, हेल्प का, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का जहां जहां जरूरत था, वहां उस हर जगह पे ये फाउंडेशन बैच आपको हेल्प करेगा। ये वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपको डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में अवेलेबल है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वे में अवेलेबल है, मतलब हाइब्रिड मॉडल पर है। जिसके फॉर द डिटेल्स अबाउट द स्टार्ट ऑफ द डेट एक्सेट्रा, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स जो है वो उन बच्चों के लिए जिनको इस साल अगले 2-3 महीने में, 3-4 महीने में, नॉट 2-3 महीने में, जो प्रीलिम्स होने वाला है एपीएससी का, उसमें अटेम्प्ट करना है। इस एपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका अगर सिलेबस क्विक रिवीजन करवाना है 2 से 2.5-3 महीने में, अगर आपको इफ यू वांट एंटायर सिलेबस टू बी रिवाइज्ड, देन दिस इज फॉर यू। इस क्रैश कोर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ऑनलाइन ऑफलाइन पर्सनलाइज मेंटरशिप लेक्चरिंग भी है। उसके अलावा यू विल गेट 10 स्मार्ट बुक्स फॉर प्रीलिम्स एंड 15,000 एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज, जो कि प्रीफिट इनिशिएटिव है, जिसके बारे में मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करता हूँ, एंड एक्सेस टू द करंट अफेयर एनालिसिस। ये है प्रीफिट इनिशिएटिव। इस प्रीफिट इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रीफिट इनिशिएटिव जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 15,000 एमसीक्यूज। ये सिर्फ एपीएससी या यूपीएससी के लिए ही फायदे के नहीं है, इसके अलावा आप एसएससी, सीजीएल, सीएपीएफ, सीडीएस या किसी और स्टेट के भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो उसके लिए इसका फायदा है। ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है फ्री सेक्शन, जिसमें 3000 प्लस एमसीक्यूज को यूट्यूब लाइव पर डिस्कस किया जाएगा, और इन डिस्कशंस में एमसीक्यू के एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन होगा। सारे एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। जो सेकंड हाफ है वो पेड कोर्स का पार्ट है, जिसमें देयर विल बी 12,000 एमसीक्यूज, और ये 12,000 एमसीक्यू जो है वो 120 टेस्ट के फॉर्मेट में होंगे। ये जो 120 टेस्ट है ये कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। 30 टेस्ट इजी है, 30 जो है वो मीडियम है, 30 है
जो डिफिकल्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर 30 मोर, जिसमें 10 फुल लेंथ है, 10 जो है वो सी सेट के टेस्ट है, और देर आर 10 जो प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट थे उनका सिमुलेशन होगा एग्जाम के तरीके से। अब ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये एक प्रॉपर इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसमें ये जो यूट्यूब लाइव पर जो सिलेबस कवर होता है 2 चैप्टर 3 चैप्टर, उन्हीं 2-3 चैप्टर के ऊपर बेस्ड होता है टेस्ट का अगला पेड टेस्ट कोर्स का अगला टेस्ट। तो एवरी चैप्टर 2 to 3 चैप्टर का एक ब्लॉक में आपके लगभग 125 के आसपास क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो आपका ये पूरा सिलेबस का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। इसका जो प्राइस है वो 12,000 है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे 7,999 में अवेलेबल है। अगर आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करते हो, एंड अगर आप पहले से सीबीएसईपी से एसोसिएटेड हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप फ्री यूट्यूब लाइव भी अगर देखते हो, तो यू कैन कन्वे ऑन दिस नंबर एंड आस्क फॉर फर्दर डिस्काउंट, एंड यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट फॉर दीज पीडीएफ्स जो अब हम सीएनए में डिस्कस कर रहे हैं, या जो प्रीफिट का यूट्यूब लाइव में जो डिस्कशन होता है, वो सारा सीएसएपी के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और सीएसएपी के ऐप को डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू स्कैन दीज क्यूआर कोड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ, उसको वो और ज्यादा एक्सपांड कर दिया इन ऑर्डर टू इंक्लूड द मेंस्ट्रुअल राइट्स ऑफ फीमेल। ये सिर्फ हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये डिग्निटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में जो स्कीम्स थी, जो हेल्प किया जाता था, वो सारा चैरिटी की तरह देखा जाता था। नाउ इट हैज बिकम अ लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप स्पेस फॉर विमेन। सो विल अंडरस्टैंड दिस under article 21, linking it to the dignity, to the health and equality। कुछ फैक्ट समझते हैं। आर्टिकल 21 जो है ना, it has been judicially expanded multiple times। article 21 has been judicially expanded multiple times to include other aspects as well। right to privacy जैसे पिछले सीएनए में हमने देखा था, right to privacy is also because of article 21, वो इसी का पार्ट है। now this include health, include dignity, include privacy and also include livelihood। कुछ फैक्ट आप सोसाइटी में जब देखते हो तो आपको ये पता है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, इट एक्चुअली अफेक्ट्स एजुकेशन आउटकम्स ऑफ फीमेल, इट अफेक्ट्स देयर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड ऑल्सो देयर पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स। जो करंट स्कीम्स है, they only focus on sanitary products, not on comprehensive menstrual health care। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ इश्यूज देखते हैं। अब यहाँ पे इस आर्टिकल को अगर आप समझते हो तो यहाँ पे there has been a clear linkage established between health and rights। जो menstrual health है, it is treated not merely as a welfare issue but as a constitutional entitlement। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो चुका है। इट इज नो मोर अ वेलफेयर स्कीम और अ चैरिटी एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज जेंडर जस्टिस गैप। अभी तक पुअर एक्सेस टू सैनिटेशन, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस की वजह से विमेन एंड गर्ल्स वर डिस्प्रपोर्शनेटली
समझ में आपको? ये जो क्रिप्टो है यही क्रिप्टो, लेकिन जब ये किसी एसेट के साथ कनेक्ट हो जाती है, जैसे कि 1 एकड़ ऑफ लैंड इन गुवाहाटी हुआ या $1 हुआ, तो उसके हिसाब से स्टेबल कॉइन्स के भी प्राइस वेरी होती है। सो आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है कि रेगुलेटर्स अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शन, अक्रॉस ग्लोबल कंट्रीज, ये रेगुलेटर जो है दे आर नाउ मूविंग टू फ्रेम द रूल्स for the stable coins amid the growing usage in payments, cross border transfers and digital financing. Like I mentioned, stable coins क्या होते हैं? These are pegged to fiat currencies or to some assets, so in order to control the volatility. Next is central banks जो है globally they emphasize reserve backing, रिडेम्पशन राइट्स एंड सुपरविजन, ये सेंट्रल बैंक्स को चाहिए होता है। जो बहुत सारी कंट्रीज है दे सी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक से जो बैक्ड डिजिटल करेंसी है, दैट एज अ सेफर पब्लिक ऑल्टरनेटिव टू प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स। कर्व कंसर्न समझते हैं। एक, देयर इज ए रिस्क ऑफ मॉनेटरी सॉवरेनिटी। वाइड स्प्रेड अगर स्टेबल कॉइन का यूज होगा, दैट इज गोइंग टू वीकन द सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर कोई भी एसेट बैक्ड क्लेम्स है, दे माइट फेस द रन रिस्क अगर रिजर्व्स जो है इफ दे आर ओपेक और इलिक्विड, जिनको लिक्विडाइज नहीं किया जा सकता, अगर ऐसे रिजर्व है तो फिर ट्रबल होगा। रेगुलेशन में आर्बिट्राज है, मतलब देर आर डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट रूल्स टू कंट्रोल द स्टेबल कॉइन्स और फॉर दैट मैटर एनी करेंसी दैट इज विच इज पेग टू द एसेट। दीज रूल्स जो है अलग अलग रूल्स, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स होना, दे इनकरेज द इशूअर्स ऑफ स्टेबल कॉइन टू ऑपरेट फ्रॉम लैक्स ज्यूरिसडिक्शन, ऐसे देश जहां पे इनके बारे में कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है। देन देयर इज अ इशू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, absence of clear liability, redemption guarantees and disclosure norms exposes the users, ये users को threat में डाल देता है। and there is innovation trade off, meaning अगर आप ज्यादा रेगुलेट करने के पीछे जाओगे तो फिनटेक जो एरिया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो रीजन है, वहां का इनोवेशन आप कर्ब कर दोगे। दैट मीन्स आप वहां का इनोवेशन को आप कंट्रोल कर लोगे, रिड्यूस कर दोगे। सो इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इनोवेशन and control. To conclude, जो stable coins होते हैं, they will require the coordinated regulation amongst countries, amongst central banks, amongst financial institutions to balance the financial innovation with monetary and systematic stability. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to stable coins, consider the following statements. Stable coins aim to reduce price volatility by pegging their value to an underlying asset. Correct. Unregulated stable coins can pose risks to financial stability and monetary policy. Correct. Stable coins and central bank digital currencies are identical in nature. No, they are not identical in nature. There is a huge difference. Correct answer is 1 and 2. क्योंकि जो सीबीडीसी जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, उसको बैकिंग होता है गवर्नमेंट का, उसको बैकिंग होता है सेंट्रल बैंक्स का। ये जो स्टेबल कॉइन्स है, दे कैन बी प्राइवेट एज वेल, दे आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर, दोनों सेम नहीं है। फोर्थ आर्टिकल, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए जरूरी है। इंडिया और आसियान जो है उनके बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है वो इंटेंसिफाई हो गया, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। इंडिया ने स्टेप अप कर दिया अपने नेवल एंगेजमेंट को एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन को विद आसियान कंट्रीज, आसियान जो 10 कंट्रीज का ग्रुप है उनके साथ, बिकॉज इंडो पैसिफिक में जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं। आसियान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आसियान का अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे, इट इज एट अ लोकेशन जहां पर इंडियन ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट होता है, मर्ज है, ये कंबाइनिंग एरिया है
इसलिए आसियान का ज्योग्राफिकल लोकेशन और उनके साथ मेरीटाइम सिक्योरिटी लार्जर इंडो पैसिफिक रीजन के प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से काफी क्रिटिकल हो जाता है। इंडिया का एम्फेसिस जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे है, जॉइंट एक्सरसाइज पे है एंड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर है। कोर कंसर्न्स है, एक तो पहला कंसर्न है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, दूसरा है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का, क्योंकि द कोऑपरेशन का पर्पस जो है इट इज टू मेंटेन फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। थर्ड इज कैपेसिटी एसिमेट्री, क्योंकि देयर आर मेनी आसियान कंट्रीज व्हिच आर नॉट एज कैपेबल एज इंडिया और फॉर दैट मैटर अमंग्स देमसेल्व्स। सारे आसियान कंट्रीज का नेवल कैपेसिटी इतना अच्छा नहीं है। फोर्थ, रूल बेस्ड ऑर्डर। जब ग्लोबल मल्टीनेशनल और ग्लोबल सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशन जब फेल हो रहे हैं तब रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कंट्रीज को साथ में आना होगा। वी कैन सी इंडिया आसियान मेरीटाइम कोऑपरेशन फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ एस्टैब्लिशिंग रूल बेस्ड ऑर्डर। एंड द फाइनल इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक लिंकेजेस। ये मेरीटाइम स्टेबिलिटी जो है दैट इंश्योर्स द stable economic linkages through trade and connecting corridors between India and ASEAN, and that helps all Indo-Pacific region states. To conclude, India-ASEAN maritime cooperation strengthens the regional stability while preserving strategic autonomy and inclusiveness. MCQ देख लेते हैं. With reference to India-ASEAN maritime cooperation, consider the following statements. Maritime cooperation focuses on capacity building and information sharing, correct. It is aimed at forming a formal military alliance against a specific country, no. It is inclusive in nature, it is not against any particular country. Third, stable maritime routes are essential for regional trade and energy security. Answer is 1 and 3 only. जो फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे वो वेनेजुएला के बारे में, इसका हमें डिटेल में नहीं समझने की जरूरत, ये सिर्फ पासिंग न्यूज की तरह हम देखेंगे क्योंकि इसका क्रिटिकल रोल नहीं है। इट इज जस्ट एन अपडेट। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हाईजैक मतलब कैप्चर करके लेके गए, उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई उस सिचुएशन में वेनेजुएला नाउ हैज इनिशिएटेड स्टेप्स टू ओपन इट्स ऑयल सेक्टर टू द फॉरेन कंट्रीज in order in after the years of sanctions, economic isolation and state control. Venezuela जो है it possesses one of the world's largest proven oil reserves and बहुत सालों से उसके ऊपर एक इकोनॉमिक सैंक्शंस थे, पॉलिटिकल सैंक्शंस थे, इसके से ये रिजर्व अनटैप जा रहे थे। मतलब इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 2 million tons metric tons of crude oil was taken out, extracted every single day, but then it was down to 3.5 lakhs or something of that sort. exact number अब याद नहीं आ रहा, but बहुत कम हो गया था उसका एक्सट्रैक्शन। इसमें कोर मेंस के पर्सपेक्टिव से इशू क्या, एक एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, री एंट्री ऑफ वेनेजुएलन ऑयल कैन एक्चुअली रीशेप द ग्लोबल सप्लाई डायनामिक्स ऑफ द क्रूड ऑयल। सेकंड, सैंक्शंस का लेवरेज जो पार्शियल ईजिंग किया गया, that reflects how these sanctions are going to be used as a geopolitical tools for bargaining rather than permanent constraint, putting permanent constraint. फिर है institutional fragility, सालों साल इतने सालों से अंडर इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला में, सालों साल से उनके ऊपर रेजिम कंट्रोल रखा गया है, सालों साल से उनके ऊपर सैंक्शंस लगे गए, तो वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस थे जो इसको एक्सट्रैक्ट करते थे, बी इट बैंकिंग सिस्टम, बी इट रिफाइनरीज, बी इट एक्सपोर्टर्स, ये सारों का कैपेसिटी अब रिड्यूस हो चुका है। उस कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज इंस्टीट्यूशनल फ्रैजिलिटी। देन मार्केट वोलेटिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट आफ्टर दिस जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, क्योंकि एनर्जी डिप्लोमेसी जो है दैट इज गोइंग टू प्ले वेरी क्रिटिकल रोल इन कमिंग डेज। To sum up or to conclude, Venezuela's oil sector opening highlights how energy resources remain central to geopolitics and global economic stability. Please pause the video and attempt this MCQ.
With reference to Venezuela's oil sector, consider the following statements. Venezuela holds among the largest proven crude oil reserves globally. These sanctions can significantly affect country's energy production capacity. Increased oil supply from Venezuela has no impact on global oil prices. The third statement is absolutely wrong. So option A, that is 1 and 2, is correct. You can pause the video and read the options or the explanation. Also, this PDF is also available on CSAP app. ये वन स्टॉप सॉल्यूशन जो स्मार्ट बुक्स है CSAP के, these are now available in ASME script as well. You may contact on the following number in order to get access to these. Thank you so much. Have a good day.